हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू है, चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किया था वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। दैट इज़ नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने एक 2 पॉइंट स्टडी किए थे, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वो कंप्लीट हुआ नहीं था तो हम उसको अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम फिर से वो 2 पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। देखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इट्स अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस of 1 mole of electrolyte in a given volume of solution. in given volume of solution में जब हम 1 मोल इस गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में हमने जो गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया है, इसमें हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करेंगे। ओके, जब इस वॉल्यूम में गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस रहेगा, दैट गिव्स व्हाट, दैट गिव्स अस अ मोलर कंडक्टिविटी। वो हमें क्या देगा? मोलर कंडक्टिविटी देगा। मतलब क्या देगा हमें? लैम्ब्डा। ठीक है, लैम्ब्डा क्या है? इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? नेक्स्ट पॉइंट देखो, increasing number of ions produced in a solution by 1 mole of electrolyte leads to increase of molar conductivity। अगर हम उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का अगर डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो उसके ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ आयंस अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो दैट टाइम इट्स लीड्स टू इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी। इसमें दिया कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, मतलब नंबर ऑफ आयन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं सोल्यूशन में। कब? बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लीड्स टू इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी। जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में और ज़्यादा वाटर ऐड कर देते तो उसमें नंबर ऑफ आयंस जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको स्टडी करना है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो उसमें कैसे वेरिएशन होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। तो वेरिएशन जो होता है मोलर कंडक्टिविटी का विथ कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी जो होती है, ठीक है, तो उसमें कैसे वेरिएशन होता है विथ कॉन्सेंट्रेशंस के केस में। ठीक है, जब हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक, मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो कंडक्टिविटी जो है मोलर कंडक्टिविटी उसमें कैसे वेरिएशन होता है विथ कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लेते हैं तो उसमें कैसे मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन होता है विथ कॉन्सेंट्रेशन, वो हमें देखना है। मतलब इनडायरेक्टली हमें ये देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे वैरी करती है। और इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन होगा। वैसे अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ तो दोनों को रिलेट किया तो उसमें क्या वेरिएशन होगा वो हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसकी? सॉल्यूशन की। कौन से सॉल्यूशन की? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है रैपिडली। ठीक है, विद डाइल्यूशन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो वो बहुत फास्टली आयनाइज होता है और अगर हमने उसका डाइल्यूशन कर दिया तो और भी ज़्यादा वो नंबर ऑफ आयन बहुत फास्टली बनाएगा। तो ऑब्वियसली उस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। तो इट अप्रोचेस द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ
it approaches the limiting value for 0.001 molar to 0.0001 मोलर। उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे अप्रोच होती है, 0.001 मोलर से लेकर 0.0001 मोलर, ठीक है। एंड द डाइल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी देयर आफ्टर। उसमें दिया है कि अगर हम फर्दर डाइल्यूशन करते हैं, जब हम उसका डाइल्यूशन करते हैं तो उसका डाइल्यूशन कहाँ तक लिमिटेड रह सकता है, एक तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर होने तक, या फिर 0.0001 मोलर होने तक रहेगा, या फिर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। द डाइल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी देयरआफ्टर, मतलब मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जब हम फर्दर डाइल्यूशन करेंगे। तब एक एक्सटेंट तक ही डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन अगर फर्दर डाइल्यूशन अगर हम करते हैं, एक एक्सटेंट खत्म होने के बाद भी हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ आयन जितने हैं उतने ही रहते हैं, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट होता नहीं है। दैट मीन्स कि मोलर कंडक्टिविटी उस केस में बढ़ती नहीं है। द मैक्सिमम limiting value of molar conductivity is the molar conductivity at zero concentration। और जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू होती है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की, तो मैक्सिमम लिमिटिंग मतलब उसकी एक लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक होती है, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो आता है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो चुका है, तब उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है, ठीक है। Maximum limiting value of molar conductivity is the molar conductivity at zero concentration or at an infinite डाइल्यूशन। जब हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करते हैं, इन्फाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, या फिर जब उसका कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन करके ज़ीरो हो जाता है, तब उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो होती है उसको हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है। जब ये क्लियर हो गया, तो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की कब होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन करके पूरा ज़ीरो हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो, तो उस टाइम पे उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है। एंड दैट इज़ नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू। उसके ऊपर उसका लिमिट जो है वो मतलब वो लिमिटिंग वैल्यू मतलब वो चेंज फर्दर चेंज नहीं होती। तो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे होती है, एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन। जब पूरा कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाता है या फिर उसका हम इन्फाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तो उस टाइम पे उसकी लिमिटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रहती है, ठीक है। देन उसके बाद देखो उसको हम डिनोट करते हैं, किसी डिनोट करते हैं उसको, ये जो हम इन्फाइनाइट डाइल्यूशन बोलते, तो उस मतलब जो उसकी मैक्स जो मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, वो उसको हम किसी नोट करते हैं लैम्बडा ज़ीरो से। लैम्बडा ज़ीरो क्या है, इट्स अ मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। उससे ज़्यादा तो इंक्रीमेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो कितने पे होती है, एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन पे होती है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम किसे डिनोट करते हैं, लैम्बडा ज़ीरो से हम इसको डिनोट करते हैं। एंड द ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स द सोल्यूशन इज सो डाइल्यूटेड दैट फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। द ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन और इन्फाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम फर्दर डाइल्यूशन करते तो डज नॉट इंक्रीज द मोलर कंडक्टिविटी, इसलिए उसको हम स्पेसिफिक टर्म से डिनोट करते हैं लैम्बडा ज़ीरो। इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन। उसके बाद अगर आप डाइल्यूशन करते हो उसके बारे में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, किसके बारे में, मोलर कंडक्टिविटी, वो पूरे मैक्सिमम हो जाते हैं, उसके बाद बढ़ती ही नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लैम्बडा ज़ीरो से नोट करें, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद देखो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में कोलराउच जो था उसने बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिपीटेड किए एंड शोड दैट, उसने शोड किया कि show that the molar conductivity of strong electrolyte varies linearly with square root of concentration। जब कोलराउच ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिपीट किए 19th सेंचुरी में, तो उसने ये शो किया कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो वैरी होती है लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन,
ठीक है। कैसी वैल्यू होती है? लीनियरली वैल्यू होती है, किसके अकॉर्डिंग? विद द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। जब हम मोलर कंडक्टिविटी लेते हैं लैम्बडा और कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये दोनों के अकॉर्डिंगली वो लीनियरली वैल्यू मतलब एक सीधी लाइन में वैल्यू होती हुई हमें दिखती है। किसने कहा? कोलरॉच ने। उसके लिए उसने एक इक्वेशन दिया है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ सी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोलरॉच ने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ सी। उसकी टर्म्स देखो, वेयर ए क्या? इट्स अ कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइट अ प्लॉट ऑफ लैम्बडा वर्सेस अंडर रूट सी। जब हम लैम्बडा वर्सेस अंडर रूट सी, ठीक है, ये लैम्बडा टर्म और अंडर रूट सी, ए तो कांस्टेंट ही है। जब लैम्बडा वर्सेस अंडर रूट सी चाहिए था, इट्स रॉन्ग। ठीक है, हमें क्या करना है? आपको ये तो समझ में आ गया कि कोलरॉच ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, उसके वजह से उसको पता चला कि मोलर कंडक्टिविटी जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो लीनियरली वैरी होती है विद स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वैरी लीनियरली विद स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब उसने क्या किया? ये दो टर्म्स है, लैम्बडा एंड अंडर रूट ऑफ सी, इन दोनों के बीच में उसने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो उसमें वो ग्राफ हमें कैसे मिला? लीनियर मिला। एक सीधी लाइन आपको मिली, एक लीनियर लाइन मिली एज शोन इन द फिगर 5.1। हम टैली करेंगे यही है कि नहीं। ठीक है, तो उसके बाद ए क्या है? वहाँ पे कांस्टेंट है। अब जो लैम्बडा वर्सेस अंडर रूट सी ग्राफ प्लॉट किया वो कैसा है? देखो, ये इस टाइप का है। जो मैंने अभी आपको बताया था वो रॉन्ग हो गया, उल्टा ड्रॉ किया था मैंने। अभी ये देख लो, आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखो, ये वैल्यू जो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया है उसमें एक्स एक्सिस पे अंडर रूट सी लिया हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में क्या लिया है? एक्स एक्सिस पे लिया है अंडर रूट सी, वाई एक्सिस पे लिया है लैम्बडा। और उसमें जब ग्राफ प्लॉट किया तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन 0 से लेकर जैसे बढ़ता है, आगे आगे बढ़ते जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो स्टार्टिंग में तो कम है, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम कम होते जाएगा। मतलब हम कम कम से दिखाएंगे, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन पहले बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो 0 तक जाती जाएगी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू कैसे? जैसे मैंने अभी यहाँ पे अगर आपको कंसिडर करके दिया कि सपोज अगर यहाँ पे 1 कॉन्सेंट्रेशन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन 5 है। जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन जैसे 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 आप डाइल्यूट करते जाओगे तो वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा। एट द सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूशन बढ़ते जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। और ऐसे करते करते एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें फर्दर डाइल्यूशन करने से आपको कोई भी मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ लैम्बडा 0, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन या फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो उस केस में आपकी मोलर कंडक्टिविटी जो है वो चेंज होगी। उसके बाद अगर फर्दर कितना भी डाइल्यूशन करो तो जैसा ग्राफ है, मतलब जैसी वैल्यू आपको उतनी ही रहेगी, उसके बाद कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। एंड दैट शोज द स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं लैम्बडा वर्सेस अंडर रूट सी, वो कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको दिया हुआ है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको क्या दिया हुआ है कि जब इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आप उसको फिर से अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हो तो आपको इसके बारे में आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप फिर से रिपीट कर सकते हो, वीडियो को रिपीटेडली देखो तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगी। देन उसके बाद देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि ऑलरेडी वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो ऑलरेडी उसकी आयनाइजेशन की टेंडेंसी तो वैसे भी बहुत कम होती है। इट हैव अ लेस टेंडेंसी टू आयनाइज। ठीक है, लेस टेंडेंसी होती है उसके आयनाइज होने की। अब आयन्स ही बहुत कम बनते हैं, पहले से वो वीक है तो आयन पहले से उसमें कम बनते हैं। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो थोड़ा सा नंबर ऑफ आयन्स में बढ़ेंगे। ठीक है, अब उसमें देखो क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस
रैपिडली ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है, वैसे भी उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत कम बनते हैं। लेकिन अगर आप डाइल्यूशन करते हो उसका, उसमें वाटर जब ऐड करते हो तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है डाइल्यूशन करने की वजह से, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मेशन फास्टली होता है वाटर ऐड करने की वजह से, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी वहाँ पे बढ़ जाती है। बट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.001 मोलर और 0.0001 मोलर, लैम्डा वैल्यू इज़ लोअर दैन लैम्डा जीरो। इसमें ये बोला कि जब हम डाइल्यूशन करके उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर लाते हैं, या फिर जब उसका कॉन्सेंट्रेशन हम 0.0001 लाते हैं, तो उस केस में लैम्डा की जो वैल्यू है वो कैसी होती है, लोअर होती है। किससे लोअर होती है, लैम्डा ज़ीरो से। मतलब इन्फिनिट डाइल्यूशन जब हम करते हैं तब उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। उसके कंपैरिजन में वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू लैम्डा जीरो से भी कम है, क्योंकि ऑलरेडी वो वीक है तो उसमें नंबर ऑफ आयंस बहुत कम होते हैं। हाँ, डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, वो उतने नहीं बढ़ते जितने स्ट्रॉन्ग में बढ़ते हैं, ठीक है। और लैम्डा जीरो मतलब क्या होता है, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मिलने वाले मोलर कंडक्टिविटी, तो वो वीक इलेक्ट्रिक केस में बहुत ज़्यादा कम होती है। इवन लैम्डा की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा जीरो की तो बात ही नहीं है, अगर हमने डाइल्यूशन किया तो हमें एक लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिट डाइल्यूशन करने से बहुत कम होती है। इन्फिनिट डाइल्यूशन में हमें जो वैल्यू मिलती है, बहुत ज़्यादा आप डाइल्यूशन कर देते हो तो नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उससे तो लैम्डा की वैल्यू कम ही रहती है, ठीक है, जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 या फिर 0.001 मोलर रहता है। एंड ठीक है, एंड लैम्डा जीरो क्या, इट्स अ मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो लैम्डा जीरो से भी कम वैल्यू किसकी होती है, लैम्डा की होती है, मोलर कंडक्टिविटी की होती है, जब उसका डायरेक्शन करते हैं तब। देन उसके बाद देखो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब वेरिएशन करते हैं हम लैम्डा का विद अंडर सी, मतलब जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट इज़ नॉट लीनियर, ठीक है, उसका ग्राफ लीनियर नहीं आता है, ठीक है। जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब वेरिएशन स्टडी करते हो लैम्डा का अंडर सी से, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बल्कि वो कैसे दिखती है, ये कर्व लाइन दिखती है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी एक कंटिन्यूएशन में इंक्रीमेंट होता नहीं है, वो कोई एक कंटिन्यूएशन में आगे, वो कर्व के जैसे है, तो वो एक्स्ट्रापोलेट करके भी हम उसको वाई एक्सिस से टच नहीं कर सकते, तो हमें वहाँ पे लैम्डा जीरो की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है। मतलब वहाँ पे इन्फिनिट डाइल्यूशन की वैल्यू आपको, इन्फिनिट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है उसकी वैल्यू हमें मिलती ही नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, और लीनियर तो वैसे भी नहीं है, इट गिव्स अ कर्व, वो क्या देता है, हमें कर्व देता है। अब देखो इसमें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट अ जीरो कॉन्सेंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सट्रापोलेशन ऑफ लीनियर पार्ट ऑफ लैम्डा वर्सेस अंडर सी कर्व। आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था ये ऐसा था, उसमें लीनियर लाइन मिली थी, और उसको हमने एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन से क्या किया था, पोलर एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन से जब हमने उसको आगे कंटिन्यू किया तो हमें क्या मिली थी, लैम्डा जीरो की वैल्यू यहाँ पे आपको मिली थी। आपको मैं फिर से एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ कि जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनिट डाइल्यूशन करने के बाद जो लीनियर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लीनियर लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं डॉटेड लाइन से, तो उससे हमें क्या मिलती है, लैम्डा जीरो की वैल्यू मिलती है। जो एक्स्ट्रापोलेट लाइट है वो क्या शो करती है, लैम्डा जीरो वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, लैम्डा की वैल्यू। तो ऑलरेडी इस केस में लैम्डा जीरो की वैल्यू ज़्यादा होती है, किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, लैम्डा जीरो की वैल्यू बहुत, लैम्डा के लिए बहुत ही कम होती है लैम्डा जीरो की वैल्यू से भी, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो सेम स्ट्रॉन्ग के लिए भी लागू होता है, बट ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है और उसका हमें कर्व मिलता है, तो उस कर्व को हम एक्स्ट्रापोलेट कर ही नहीं सकते, तो हमें मतलब जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब ग्राफ प्लॉट करते हैं अंडर रूट सी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी हम प्लॉट करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें तो क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, तो हम एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्डा जीरो वैल्यू की मिलाते हैं। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें कर्व वैल्यू मिलती है, तो उस कर्व लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट तो कर ही नहीं सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके करना पॉसिबल नहीं, तो इस केस में हमें लैम्डा जीरो की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, जो आपको फिगर नंबर 5.1 में शो किया हुआ है। जब हम क्या प्लॉट करते हैं, लैम्डा वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी, अंडर रूट ऑफ सी जब प्लॉट करते हैं
तब, ठीक है। इस ग्राफ में हमें कोई भी मतलब जो कर्व लाइन मिलती है उसको हम एक्स्ट्रापोलेट करके लैम्बडा जीरो की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते। वैसे ही वो कम ही रहती है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि लैम्बडा जीरो सब मैक्सिमम डायल्यूशन करने के बाद की वैल्यू होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। एंड दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मेथड हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, सिंस लैम्बडा वर्सेस अंडर सी कर्व डज नॉट अप्रोचेस लीनियरिटी, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कर्व मिलता है वो कभी भी एक्स्ट्रापोलेट करके लीनियरिटी अप्रोच नहीं करता, वो कर्व ही रहता है, ठीक है। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट सिंस lambda versus under curve does not approaches linearity, and Kohlrausch law is useful for calculating the lambda zero of weak electrolyte। और lambda zero की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए हमें कौन मदद करता है, कोलरॉच लॉ। कोलरॉच लॉ के हेल्प से हम lambda zero की वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही तक। जो भी डाउट है आप उस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देख लो, आपके बच्चों के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में यही तक, ओके। सो थैंक यू सो मच।